वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। Which among the following is correct method regarding iron supplementation? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की खुराक के बारे में सही तरीका है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। पढ़ लें अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेक इट एलॉन्ग विद लेमन जूस, नींबू के रस के साथ लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि आयरन की खुराक लेने का सही तरीका है उसे नींबू के रस के साथ लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू रस में एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी होता है जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये पूछे गए हैं। विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग ब्रैडसन स्केल। यहाँ पे ब्रैडसन स्केल का उपयोग करके किस अवस्था का आकलन किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग ब्रैडसन स्केल। ब्रैडसन स्केल का जो उपयोग करके फ्रेंड्स किस अवस्था का आकलन किया जाता है? क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बेड शोर। ठीक है, बेड शोर का आकलन किया जाता है ब्रैडसन स्केल से। एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि ब्रैडसन स्केल दबाव अल्सर के जोखिम के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। ब्रैडसन स्केल जो है ये दबाव अल्सर के लिए, इसका जोखिम के लिए फ्रेंड्स ये प्रयुक्त एक उपकरण है, एक डिवाइस है। इसे 1987 में बारबरा ब्रेडन एवं नैन्सी वर्ग स्ट्रॉम के द्वारा विकसित किया गया था। बेड शोर आमतौर पर चिकित्सकीय स्थिति जैसे कि मुद्रा बदलने, प्रतिबंधित क्षमता, व्हीलचेयर का उपयोग तथा लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण होता है। इस रोग में त्वचा पर लंबे दबाव के कारण घाव हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबायल ग्रोथ। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा माइक्रोबायल वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबायल ग्रोथ। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा माइक्रोबायल वृद्धि को या ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स सी आपका राइट होगा, डार्कनेस। ठीक है, जो अंधकार होता है, अंधेरा होता है, ये फ्रेंड्स माइक्रोबायल जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि अंधकार माइक्रोबायल वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। गीलापन, तापमान, ऑक्सीजन, पीएच आदि इसके विकास में सहायक होते हैं, जबकि रोगाणुनाशक इसके विकास को रोकने या समाप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। आई स्पेस कॉल्ड दी इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़। दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आई स्पेस कॉल्ड दी इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़। दो फुफ्फुस गुहाओं के जो बीच की जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, मीडियास्टीनम।
ठीक है, मीडियास्टिनम कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि दो फुफ्फुस गुहाओं के जो बीच की जगह होती है उसे मीडियास्टेनम कहा जाता है। मीडियास्टेनम थोरैसिक कैविटी का मध्य कक्ष, ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट है, जो फ्रेंड्स ढीले अर्थात लूज कनेक्टिव टिश्यूज से घिरा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज से घिरा होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इससे घिरा होता है। मीडियास्टीन वह स्थान है जिसमें हृदय स्थित होता है। फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लिया करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने से समझ में आ जाता है अच्छे से, और अदर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को मीडियास्टेनम कहा जाता है। मीडियास्टेनम थोरैसिक कैविटी का मध्य कक्ष होता है फ्रेंड्स, या फिर है, ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जो ढीले अर्थात लूज कनेक्टिव टिश्यू से घिरा होता है। और मीडियास्टीन वह स्थान है जिसमें हृदय स्थित होता है। फ्रेंड्स चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का विकास किसके कारण होता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप पढ़ें उसके बाद आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पूछे गए हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मिट्रल स्टेनोसिस। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का विकास मिट्रल स्टेनोसिस के कारण होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मिट्रल वाल्व में खराबी हो जाती है। बायां निलय के द्वारा पंप किया गया है पुनः हृदय में आ जाता है, तथा हृदय शरीर को आवश्यकता अनुसार रक्त पंप नहीं कर पाता है। मिट्रल वाल्व में खराबी रूमेटिक बुखार के कारण होती है। जब रूमेटिक फीवर हो जाता है तो मिट्रल वाल्व में खराबी हो जाती है। इसे फ्रेंड्स लुटमबेकर सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। चेविंग टोबैको में काज, तंबाकू चबाना कारण बन सकता है। ये किसका कारण बन सकता है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर का कारण बन सकता है अगर ज़्यादा आप तंबाकू वगैरह खाते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, हुक्का आदि का प्रयोग करने वाले लोगों में सामान्य की अपेक्षा कैंसर होने का खतरा 6% अधिक होता है। मुंह का कैंसर होने का खतरा तंबाकू सूंघने, खाने, चबाने वाले लोगों को उनकी तुलना में 6% ज़्यादा होता है जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देख ले फ्रेंड्स, जो खाते हैं उन्हें उतना खतरा नहीं है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है। जो लोग उसे सूंघते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं आपके बॉडी के अंदर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, श्वास के माध्यम से आपके अंदर जाता है, तो उससे आपको ज़्यादा खतरा है। शराब पीने वाले को मुंह कैंसर होने का खतरा बाकी लोगों से 50% ज़्यादा होता है। जो लोग शराब पीते हैं उनमें क्या होता है कि मुंह का जो कैंसर है 50% ज़्यादा होता है बाकी लोगों की अपेक्षा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मे बी काज्ड ड्यू टू दी एक्युमुलेशन ऑफ लीड इन द बॉडी। शरीर में लेड के संचय के कारण क्या होता है? ठीक है, मे बी काज्ड ड्यू टू दी एक्युमुलेशन ऑफ लेड इन दी बॉडी। ये फ्रेंड्स लेड अर्थात कांच होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लीड है, लेड, ठीक है, ये कांच होता है, इसे लीड लिख गया गया। ये फ्रेंड्स LED लेड, ठीक है, ये लेड है, ठीक है, ये कांच होता है। शरीर में लेड के संचय के कारण हो सकता है। फ्रेंड्स क्या हो सकता है? शरीर में अगर लेड की अधिकता हो जाती है, संचय हो जाता है, अगर कांच इकट्ठा हो जाता है तो फ्रेंड्स उससे क्या हो जाता है? मे बी काज्ड
ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी। आपके शरीर में अगर कांच इकट्ठा हो जाता है, लेड इकट्ठा हो जाता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता है? वीकनिंग ऑफ नर्व्स। क्या होता है? नसों की कमजोरी होने लगती है। अगर आपके बॉडी में फ्रेंड्स क्या हो जाता है? संचय हो जाता है कांच का इकट्ठा हो जाना। अगर कांच आपके बॉडी में इकट्ठा हो गया, लेड इकट्ठा हो गया, तो क्या होता है? आपकी जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि शरीर में लेड संचय के कारण नसों में कमजोरी हो सकती है। सीसा एवं धातु एवं तत्व। ठीक है, सीसा एक धातु एवं तत्व है। जो सीसा है ये एक धातु तत्व है। ठीक है, धातु भी है और तत्व भी है। काटने पर या नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है। काटने पर या नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डाइजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी को हो। अब बताएं फ्रेंड्स, अगर रोगी को हो, क्या हो? रोगी को क्यों डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए? डाइजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। गेस करें फ्रेंड्स, डाइजॉक्सिन क्यों नहीं दी जानी चाहिए पेशेंट को? अगर उसे क्या हो? ब्रेडिकार्डिया हो। ठीक है, अगर व्यक्ति को ब्रेडिकार्डिया, जो पेशेंट है अगर उसे ब्रेडिकार्डिया है, तो उसे डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, मंद हृदय गति को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय की गति सामान्य 72 बीट पर मिनट से घटकर अगर 60 से 50 बीट्स हो जाती है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। अगर 60 से अगर नीचे जा रही है फ्रेंड्स आपकी हृदय गति, तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। और अगर 100 से ऊपर जा रही है तो इसे ट्रैकिकार्डिया कहा जाता है। ब्रेडिकार्डिया के रोगी को डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि 450 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कीमोथेरापुटिक एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेरापुटिक एजेंट है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पढ़ लें क्वेश्चन को आप अच्छे से कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कौन सा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? तो यहाँ पे सिस्प्लेटिन, ये फ्रेंड्स कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। सिस्प्लेटिन एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है जो कि कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग दी। शल्य चिकित्सा पश्चात आघात की निगरानी के लिए नर्स द्वारा अवलोकित करने वाला पहला साइन क्या है या पहला चिन्ह क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि शल्य चिकित्सा के पश्चात आघात की निगरानी के लिए नर्स के द्वारा अवलोकित करने वाला पहला चिन्ह नाड़ी दबाव है, क्योंकि इसके द्वारा मरीज को सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का अंतर पता चल सकता है। अब फ्रेंड्स ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो आपका बीपी होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है, बीपी, ठीक है, बीपी कितना होता है फ्रेंड्स? नॉर्मल बीपी 120 और 80 होता है। ऊपर का कितना होता है? 120। इसको फ्रेंड्स सिस्टोलिक कहा जाता है और ये डायस्टोलिक होता है। नीचे का जो 80 होता है ये नीचे का डायस्टोलिक होता है। तो इसी के बीच फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाता है।
ठीक है। नाड़ी से जो नाड़ी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो नर्स होती है उसको पता चल जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का अंतर, जिसमें मरीज की हेमोडायनामिक स्टेट के बारे में मूल्यांकन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मरीज को शॉक में जाने से बचाया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा। एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सबलिंगुअल मार्ग के द्वारा दी जाती है। ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है फ्रेंड्स कि सीने में दर्द, ठीक है, सीने में हल्का दर्द। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, बाईं तरफ सीने में अगर दर्द हो रहा है तो ये एंजाइना पेक्टोरिस के लक्षण होते हैं, ठीक है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि सबलिंगुअल मार्ग के द्वारा दी जाती कौन सी औषधि है जो सबलिंगुअल मार्ग के द्वारा दी जाती है। अगर आपको सीने में बाईं तरफ दर्द हो रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, ठीक है, सबलिंगुअल मार्ग के द्वारा, ठीक है, जबान के नीचे। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेनेशन को। एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति में सीने में दबाव, भारीपन या दर्द महसूस होता है। इतनी बात हमेशा याद रखें कि फ्रेंड्स एंजाइना पेक्टोरिस में नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो सबलिंगुअल दी जाती है। और एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है तो आपको पता है कि सीने में दबाव, सीने में भारीपन, ठीक है, दर्द महसूस होना, ये सारे लक्षण होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, या अचानक या समय के साथ दोबारा भी हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए नाइट्रोग्लिसरीन औषधि सबलिंगुअल मार्ग के द्वारा दी जाती है, क्योंकि यह औषधि इस मार्ग के द्वारा जल्दी से सलाइवा के साथ घुल जाती है, जो आपकी लार है, ठीक है, उसमें घुल जाती है और अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है, जिससे दर्द से जल्द आराम मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कार्य का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयोग किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या प्रयोग किया जाता है। पढ़ लें आप अच्छे से, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ठीक है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का आकलन करने के लिए कोल्ड कैलोरिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड कैलोरिक परीक्षण को आकुलोवेस्टिकुलर रेफ्लेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। जो कोल्ड कैलोरिक परीक्षण है फ्रेंड्स, इसे आकुलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण में गर्म या ठंडी हवा या फिर जल को वाद ऑडिटरी कैनाल में भरकर शरीर के तापांतर का माप किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। While instilling eardrop, the ear canal of an adult is straightened by pulling the pinna। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि कान में औषधि की बूंदें डालते समय, while instilling eardrop, the ear canal of an adult is straightened by pulling the pinna। कान में औषधि की बूंदें डालते समय वयस्क की कर्ण गुहा को सीधा करने के लिए पिन्ना को खींचा जाता है। बताएं फ्रेंड्स किस तरह से इसे खींचा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें, बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, अप एंड बैक, ऊपर और पीछे की तरफ खींचा जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि ऊपर और पीछे की ओर कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क के कान की नली की पिन्ना को ऊपर और पीछे की ओर खींचकर सीधा किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस किसके बढ़े हुए स्तर को व्यक्त करता है फ्रेंड्स? गेस करें, पढ़ लें आप अच्छे से क्वेश्चन को, फिर आंसर दें। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, सीरम एमाइलेज। ठीक है, ये सीरम एमाइलेज के बढ़े हुए स्तर को व्यक्त करता है। एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस सीरम एमाइलेज के बढ़े हुए स्तर को व्यक्त करता है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है जो पैनक्रियाज में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? आपके पैनक्रियाज में उपस्थित होता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में अचानक से सूजन हो जाती है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में अचानक सूजन हो जाती है तथा इसमें सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। 199 में सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ होंगी। सभी फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगी और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। सभी राज्यों के लिए फ्रेंड्स, आप नर्सिंग ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम्स अकर। किस प्रकार की निद्रावस्था में सबसे जीवंत स्वप्न आते हैं? किस प्रकार की अवस्था में फ्रेंड्स इस तरह के स्वप्न आते हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम्स अकर्स। किस प्रकार की निद्रा अवस्था में सबसे जीवंत स्वप्न आते हैं? गेस करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान फ्रेंड्स क्या होते हैं कि स्वप्न आते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि जीवंत स्वप्न खास तौर पर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवस्था में आते हैं, जिसमें मस्तिष्क की क्रियाशीलता ऊंची होती है। क्या होती है? मस्तिष्क की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊंची होती है और स्वप्न जागने जैसा दिखाई देता है। सपने की अवधि 2 से 3 सेकंड भिन्न या फिर 20 से 30 मिनट की भी हो सकती है। REMP रैम्प पैराक्सीडल नींद के रूप में दिया जाना क्या कहते हैं कि जो REM पैराऑक्सीडल नींद के रूप में भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स ये REM जो REM दिया गया है, आप हमें इसका नाम ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, REM पैराक्सीडल नींद के रूप में भी जाना जाता है इसे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। कई बार आपने पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को रिपीट करा दिया है, पढ़ा दिया है। आप हमें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आई स्कोर ऑफ 3 ग्लासगो कोमा स्केल इंडिकेट्स। यहाँ पे जो ए है ये गलती से टाइप हुआ है। ठीक है, एक 3 स्कोर का ग्लासगो कोमा स्केल इंगित करता है फ्रेंड्स। जो ग्लासगो कोमा स्केल में अगर स्कोर 3 आता है तो ये क्या इंगित करता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ग्लासगो कोमा स्केल में अगर फ्रेंड्स 3 आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? बताएं। तो फ्रेंड्स ये डीप कोमा, ठीक है, गहरे कोमा में होना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि 3 स्कोर ग्लासगो कोमा स्केल मरीज का गहरे कोमा में होना इंगित करता है, इंडिकेट करता है। कोमा में मरीजों का आकलन करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक स्कोर मस्तिष्क की चोट और रोग का निदान करने की गंभीरता के साथ संबंधित है। ग्लासगो कोमा स्केल 3 से 15 की रेंज में स्कोर प्रदान करता है। 3 से 8 स्कोर वाले मरीजों को आमतौर पर कोमा में कहा जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द मेन पर्सनालिटी प्रॉब्लम ऑफ दोज हु प्रिटेंड टू बी फॉल्स इज। द मेन पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स ऑफ दोज हु प्रिटेंड टू बी फॉल्स इज। सच्चाई को झुठलाने के लिए बहाना बनाने वाले व्यक्तियों की मुख्य व्यक्तित्व संबंधी समस्या क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। द मेन पर्सनालिटी प्रॉब्लम ऑफ दोज हु प्रिटेंड टू बी फॉल्स इज। सच्चाई को झुठलाने के लिए बहाना बनाने वाले व्यक्तियों की मुख्य व्यक्तित्व संबंधी समस्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी। एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि सच्चाई को झुठलाने के लिए बहाना बनाने वाले व्यक्तियों की मुख्य व्यक्तित्व संबंधी समस्या निर्भरता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्भरता एक व्यक्तित्व विकार है फ्रेंड्स, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक प्रकार की स्थिति या फिर असंतुलन है जहां एक व्यक्ति दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। यह समस्या आमतौर पर बचपन में शुरू होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट डज द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू व्हेन अ नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडेड। जब एक नर्स रोगी संबंध समाप्त होते हैं तो रोगी क्या प्रतिक्रिया देता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट डज द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू व्हेन अ नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडेड। जब एक नर्स रोगी संबंध जब समाप्त हो जाते हैं तो फ्रेंड्स जो रोगी है वो क्या प्रतिक्रिया देता है? तो फ्रेंड्स क्या प्रतिक्रिया देता है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, गेट्स एंग्री, गुस्सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जब एक नर्स और रोगी का संबंध समाप्त होता है तो रोगी गुस्सा हो जाता है। एक नर्स मरीज के दर्द और तकलीफ़ों को समझने की काबिलियत रखती है तथा वह दिल से रोगी की मदद एवं देखभाल भी करती है। मरीज के साथ अपनेपन और धीरज से पेश आती है। एक मरीज या एक नर्स मरीज के सिर्फ बाहरी जख्मों पर ही नहीं बल्कि उसको मानसिक संबल भी प्रदान करती है। और ऐसे में जब रोगी और नर्स का संबंध समाप्त हो जाता है तो रोगी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें, क्वेश्चन को आप पढ़ लें। व्हाट इज दैट एग्जेगरेटेड आइडेंटिटी ऑफ ओन आवर ओन इम्पोर्टेंस पावर नॉलेज आइडेंटिटी। अपने स्वयं के महत्व, शक्ति, ज्ञान व पहचान संबंधी अतिरंजित धारणा क्या है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें। व्हाट इज दैट एग्जेगरेटेड आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन इम्पोर्टेंस पावर नॉलेज आइडेंटिटी। अपने स्वयं के महत्व, शक्ति, ज्ञान व पहचान संबंधी अतिरंजित धारणा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या कहा जाएगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का अर्थ होता है भव्यता का भ्रम, जिसमें एक व्यक्ति की धारणा है कि वे किसी और के अलावा हैं, जैसे कि वे एक अलौकिक व्यक्ति हैं। ठीक है, वो किसी और के अलावा हैं, मतलब कि वे एक अलौकिक व्यक्ति हैं। भव्यता का भ्रम भी एक विश्वास हो सकता है कि उसमें उसके पास विशेष योग्यताएं, शक्ति, महत्व, संपत्ति, ज्ञान व पहचान संबंधी अतिरंजित धारणाएं होती हैं। भ्रम आमतौर पर एक मानसिक स्वास्थ्य विकार का परिणाम होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सुसाइड। निम्नलिखित में से किसमें आत्महत्या का खतरा उच्चतम होता है? बताएं फ्रेंड्स, आत्महत्या का खतरा उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा किसमें आत्महत्या करने का खतरा होता है? आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ सुसाइड।
तो देखिए ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, जो अधिक अवसाद या तनाव में होते हैं उनमें क्या होता है कि आत्महत्या करने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। जो बहुत ज़्यादा गहराई से अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं। अधिक अवसाद की स्थिति में आत्महत्या का खतरा उच्चतम होता है, क्योंकि अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, जो व्यक्ति में उदास मनोदशा, गतिविधियों की रुधि फ्रेंड्स गतिविधियों में जो रुचि होती है उसका नुकसान और दैनिक गतिविधियों में हानि होने का कारण हो सकता है। अवसाद की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं आती है, चिंता, थकान, भूख न लगना, चिंता करना आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसके कारण से वह आत्महत्या का खतरा भी बढ़ जाता है। जब फ्रेंड्स व्यक्ति को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, थकान महसूस करता है, भूख भी नहीं लगती है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि आत्महत्या करने की इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें 21 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन आर दी सिम्टम्स ऑफ। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। ये फ्रेंड्स किसके लक्षण हैं, कौन सी विटामिन के लक्षण हैं ये। डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया और डिप्रेशन आर दी सिम्टम्स ऑफ किसके लक्षण हैं। अतिसार हो गया, त्वचा शोथ हो गया और यहाँ पे आपका अवसाद के लक्षण। तो ये फ्रेंड्स पेलाग्रा के लक्षण हैं। ठीक है, पेलाग्रा के लक्षण है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें फ्रेंड्स। जब शरीर में विटामिन बी 3 का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है, जब विटामिन बी 3 का जो स्तर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस स्थिति को पेलाग्रा अर्थात चर्म ग्राह रोग कहा जाता है फ्रेंड्स। विटामिन डी जो बी 3 है इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। ठीक है, विटामिन जो बी 3 है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। पेलाग्रा में मुख्य रूप से डिमेंशिया, दस्त और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके मुख्य लक्षण अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद, बाल झड़ना आदि शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को। बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स फिर आंसर दें, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ। बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग आमतौर पर किसके सेवन से जुड़ा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स ये बैसिलस सीरस फूड जो पॉइजनिंग है ये फ्राइड राइस से जुड़ा हुआ है, तले भुने जो चावल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग आमतौर पर तला भुना चावल के सेवन से जुड़ा होता है। बैसिलस सीरस एक विष उत्पादक बैक्टीरिया है जो कच्चे चावल में पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया इतना पावरफुल होता है कि चावल के पकने के बाद भी जिंदा रहता है, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसे फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में फ्रंटियर्स जर्नल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार बैसिलस सीरस के कारण हर साल खाद्य विषाक्तता के कारण 63,000 मामले सामने आते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप फ्रेंड्स किसी भी स्टेट से अगर तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए भी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पीडीएफ। अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। बलगम में मौजूद प्रोटीन है। बताएं फ्रेंड्स कौन सी प्रोटीन है जो बलगम में मौजूद होती है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। म्यूकस में अर्थात जो आपका बलगम है उसमें कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है।
बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें फ्रेंड्स, आप पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड है। पूछे गए क्वेश्चन है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, बलगम में मौजूद प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स म्यूसिन, म्यूसिन जो प्रोटीन है बलगम में मौजूद होती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को भी देख लें। बलगम में मौजूद प्रोटीन म्यूसिन है। बलगम एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। क्या है ये? म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जिसे म्यूसिन कहा जाता है फ्रेंड्स। गुलेटिन क्या है फ्रेंड्स? यह एक प्रोटीन है जो अनाजों में पाया जाता है। गुलेटिन यह एक प्रोटीन है जो अनाजों में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं हो गया, राई हो गया, जौ आदि। गुलेटिन के दो मुख्य प्रोटीन हैं, गुलेटेनिन और ग्लियाडिन पाया जाता है फ्रेंड्स। और मायोसिन क्या है फ्रेंड्स? यह प्रोटीनों का एक बेहतरीन मिश्रण होता है। मायोसिन प्रोटीनों का एक बेहतरीन मिश्रण है जो एक्टिन, हाइड्रोलाइज, एटीपी और ट्रांसड्यूसबल, ठीक है, ट्रांसड्यूसबल को बांधता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार अधिकांश मांसपेशी कोशिकाओं में स्थित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फैमिली स्ट्रक्चर इज, पारिवारिक बनावट होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पारिवारिक बनावट होती है फ्रेंड्स। फैमिली स्ट्रक्चर इज, क्या है फैमिली स्ट्रक्चर्स? तो देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। द ऑन गोइंग मेंबरशिप ऑफ द फैमिली एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिवार की अनवरत बढ़ती सदस्यता तथा संबंधों का पैटर्न, ठीक है, ये पारिवारिक बनावट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें फ्रेंड्स कि परिवार साधारणतया पति, पत्नी और बच्चों के समूह को कहा जाता है। जो परिवार है, अगर आप परिवार की संज्ञा देंगे तो पति, पत्नी और बच्चों के समूह को ही तो परिवार कहा जाएगा। परंतु पारिवारिक बनावट में अनवरत बढ़ते सदस्यों की संख्या और दत्तक प्रथा द्वारा बढ़ते सदस्यों की संख्या तथा उनके पैटर्नों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आप इसे पढ़ लें अच्छे से और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। नर्सेज मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग 5 राइट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। दवाओं को देते समय नर्सों को निम्नलिखित 5 अधिकारों पर विचार करना चाहिए सिवाय एक को छोड़कर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नर्स मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग 5 राइट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। गेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, इसको छोड़कर, बी नंबर को छोड़कर, राइट पोस्चर को छोड़कर, सही मुद्रा को छोड़कर बाकी क्या करना चाहिए, 5 अधिकारों पर विचार करना चाहिए। राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि दवाओं को देते समय नर्स को निम्न 5 अधिकारों पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से 5 अधिकार हैं वो भी देख लें। सही रोगी, सही दवा, सही समय, सही खुराक, सही पथ, ठीक है, राइट रूट। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है किसको, एक नर्स को। ठीक है, इसके ये 5 अधिकार हैं, इन्हें वो अच्छे से, क्योंकि दवा देते समय एक्सपायरी डेट वगैरह भी अच्छे से चेक करना चाहिए कि कहीं दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई है। दवा देते समय का भी सही से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो खुराक है उसे भी सही से ध्यान रखना चाहिए और किस रूट से दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स दिया जाना है IM और आप IV दे दें इसे। ठीक है, अगर IV लिखा हुआ है आप IM दे दें। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें होती है फ्रेंड्स। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जितने आपके अधिकार हैं पहले इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो नर्स है, ठीक है, इन्हीं अधिकारों पर उसे काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो PDF है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी और 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी 450 प्लस PDF।
ठीक है। आप किसी भी राज्य से हों, आप तैयारी अगर कर रहे हैं, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।